लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अपने उम्मीदवारों की एक और सूची घोषित कर दी है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के 4 उम्मीदवारों को पार्टी के टिकट दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण सीट महाराजगंज के विधायक वीरेंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। इस सूची में भी रायबरेली और अमेठी को लेकर खुलासा नहीं हुआ है और लंबे समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि गांधी परिवार की इन पारंपरिक सीटों से कौन चुनाव लड़ेगा। इन सीटों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हो पाए हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि आखिरकार कांग्रेस को कंफ्यूजन क्यों है। जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है, उन पर उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किए गए हैं। तो एक तरफ जहां दूसरे फेज के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसी के चलते अभी भी कांग्रेस में असमंजस देखने को मिल रहा है। कांग्रेस लगातार असमंजस में है। जिन सीटों को गांधी परिवार की सीटें कहा जाता है, जहां पर गांधी परिवार का गढ़ रहा है, उन सीटों पर कांग्रेस कंफ्यूज दिखाई दे रही है। वहीं गांधी परिवार की इन पारंपरिक सीटों पर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। अब बात हो गई रायबरेली और अमेठी को लेकर, तो अभी तक लगातार कांग्रेस यहां के प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। लिस्ट जारी हो चुकी है। 4 उम्मीदवारों के नाम यूपी में सामने आए हैं, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, जिनमें से अभी मेरठ और अमेठी की सीट बची हुई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के 4 उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिया है। सबसे महत्वपूर्ण सीट महाराजगंज के विधायक वीरेंद्र चौधरी को टिकट दिया है और इस सूची में भी रायबरेली और अमेठी को लेकर खुलासा नहीं हुआ है। लगातार कांग्रेस अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर, फिलहाल के लिए कांग्रेस अभी खुलासा नहीं कर रही है। तो 80 सीटों पर जीत काबिज करने के लिए इंडिया गठबंधन लगातार एक्टिव मोड में है। जहां 17 सीटें कांग्रेस को यूपी में मिली है, तो उन्हीं 17 सीटों में से अभी कुछ सीटें शेष रह गई हैं, जिनमें से रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस लगातार विचार विमर्श कर रही है और लंबे समय से जनता भी कयास लगा रही है कि गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली और अमेठी की सीट पर आखिर किसका नाम सामने आएगा, आखिर यहां से कौन प्रत्याशी होगा, क्योंकि दूसरे फेज के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में धीरे धीरे लगातार वोटिंग होना भी शुरू हो जाएगी। तो पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। फिलहाल कांग्रेस इस पर क्या मंथन करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली और अमेठी का प्रत्याशी कौन होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। तो अभिनव, आज 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। लंबे समय से इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि गांधी परिवार के इन पारंपरिक सीटों से आखिर कौन चुनाव लड़ेगा। इन सीटों को लेकर लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है, जहां यूपी की 17 सीटों पर कांग्रेस का खासा फोकस है, लेकिन इसी बीच सवाल उठता है कि रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस आखिर मंथन क्यों नहीं कर रही है। लंबे समय से इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली इन 2 सीटों पर आखिर प्रत्याशी कौन होगा, कौन नया चेहरा होगा या फिर पुराने चेहरों में से ही कोई एक चेहरा सामने निकल कर आएगा। ये बेहद अहम और सोचने वाली बात है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने बुधवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज 4 प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस ने सामने लाई है और अगर बात की जाए रायबरेली और अमेठी सीट की, तो कांग्रेस आखिर इस पर इतनी देरी क्यों कर रही है, जनता जानना चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जो है 4 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें सीतापुर से नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा महाराष्ट्र जो वहां से वीरेंद्र चौधरी जो इनके विधायक है, उनको टिकट दिया। लेकिन रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर लगातार अभी कांग्रेस में जो असमंजस की स्थिति है वो बरकरार है और अब तक
अब तक जो कांग्रेस है वो इन सीटों पे अपने प्रत्याशी नहीं दे पाई। रायबरेली अमेठी सदैव से कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी की बात करें तो वहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पार्टी इस बार फूंक कर कदम रख रही है और उसी रणनीति के तहत अब तक वो प्रत्याशी का ऐलान नहीं की है। अब देखने वाली बात यह है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी अमेठी और रायबरेली से, वो गांधी परिवार से ही कोई प्रत्याशी होगा या फिर गैर गांधी परिवार से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि जो राहुल गांधी है वो अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से आके चुनाव लड़े। बहरहाल लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो पार्टी आला कमान को ही करना है। अब देखने लायक बात यह है कि कांग्रेस जब सूची जारी करती है तो अमेठी और रायबरेली से किसे जी प्रत्याशी बनाती है। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो आज यूपी के 4 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं और हमें लग रहा है कि आप कांग्रेस कार्यालय में हैं, तो क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या माहौल है कांग्रेस कार्यालय में? क्योंकि अभी कई सीटें बाकी रह गई हैं यूपी की और नाम भी, नए प्रत्याशियों के नाम भी आने बाकी रह गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई थी और 12 जो सीट है उस पे अब तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस को अब कुछ ही सीटों पे 5 सीटों पे जो है प्रत्याशी घोषित करने बाकी हैं। तो जी लेकिन अब तक अमेठी और रायबरेली जो है उसको लेकर सबसे ज्यादा असमंजस बना है, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता है वो भी यहाँ यही चाहते हैं कि अमेठी रायबरेली उनका मजबूत किला रहा है। अमेठी रायबरेली में पार्टी को जो है जीत हासिल करने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो सदैव से यहाँ जीतती आई है। पिछली बार अमेठी की अगर बात करें तो वहाँ भले ही जी स्मृति ईरानी बीजेपी प्रत्याशी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया, लेकिन जो मार्जिन था वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो उसको इस बार कवर अप करने के लिए जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं लगातार, और उनका ऐसा मानना है कि गांधी परिवार से ही जो सदस्य है वो आके यहाँ से चुनाव लड़े। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी किसको अमेठी और रायबरेली से मैदान में उतारती है। अब 5 और सीटों पे कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने बाकी हैं और अन्य सभी सीटों पे अब तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ठीक है जी अभिनव, अगर बात की जाए तो फेज 2 का नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और ऐसे में अब धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे, जहां पश्चिमी यूपी से लेके वेस्ट यूपी तक बढ़े। अब आगे की जब हम चरणों में बढ़ेंगे तो ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि लगातार कांग्रेस अभी कई सीटों पर मंथन कर रही है। तो देखिए पहले चरण के लिए कल नामांकन समाप्त हो चुका है। वहीं दूसरे चरण की बात करें 26 अप्रैल को जिन सीटों पे वोटिंग होनी है 8 सीटों पे, उसके लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है और इस दौरान कुल 8 सीटों पे नामांकन होगा, जिसमें से एक सीट बुलंदशहर की जो है वो 80 वर्ग के लिए आरक्षित है। हालांकि वहां पे अभी पश्चिम में इतना कांग्रेस फोकस नहीं कर रही। उसके अलावा कांग्रेस की जो बात करें, कांग्रेस का कुछ सीटों के खास प्रभाव है, वहां के लिए कांग्रेस लगातार जो है वो जद्दोजहद कर रही है। चाहे अमेठी की बात करें, रायबरेली है और सहारनपुर की सीटों पे कांग्रेस का है, इसके अलावा अन्य भी कई सीटें हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस कितनी जल्दी जो है वो अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी देने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अमेठी और रायबरेली ऐसा किला है कांग्रेस का जो हमेशा से उस पे वह राज करती आई है। लेकिन अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। इस बार कार्यकर्ता जो है वो पूरे जोश दमखम के साथ अमेठी में दोबारा से पंजाब जो है उसको वहां जिताने का काम करने में जुटे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने गुरुवार को पीलीभीत की जनता को पत्र लिखा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए गए पत्र में लिखा कि भले ही कोई कीमत चुकानी पड़े, आपकी सेवा करता रहूंगा। वरुण गांधी ने पत्र की शुरुआत में बड़े ही भावुक तरीके से की। उन्होंने लिखा कि आज जब मैं यह पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों के साथ मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहा था कि पता था कि एक दिन यहाँ की धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे सालों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला है। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। बता दें कि बीजेपी ने इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है।
यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो भाजपा ने स्टार प्रचारकों के लिए 19 चार्टर्ड प्लेन बुक कराए हैं और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न 30 मार्च को मिलेगा। ये सम्मान उनके पौत्र जयंत सिंह राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि सम्मान मिलने के अगले ही दिन 31 मार्च को पीएम मोदी के साथ जयंत मेरठ में चुनावी रैली करेंगे। 2 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में अमित शाह की पहली रैली होगी। वहीं शाह पहले सहारनपुर में जनसभा करेंगे और इसके बाद मुरादाबाद में रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 13 राज्यों में 18 बीजेपी नेताओं को चुनाव प्रभारी या सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। कई राज्य के चुनाव प्रभारी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जगह नए नेता को चुनाव प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में संजीव चौरसिया, रमेश बिघूड़ी और संजय भाटिया को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये नियुक्तियां की गई हैं। वहीं अगर बात की जाए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से इस लिस्ट को जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सियासी गलियारों में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। अपनी जीत के लिए सभी पार्टियां दावे कर रही हैं। इस बीच चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सीतापुर से प्रत्याशी नकुल दुबे को चुनाव की तारीख ही नहीं मालूम है। दरअसल बीते दिन कांग्रेस में लिस्ट जारी की, जिसमें सीतापुर से एक बार फिर नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद नेतृत्व का धन्यवाद के वीडियो संदेश के जरिए किया गया, जिसमें उन्होंने मतदान की तारीख 20 मई बता रहे हैं, जबकि सीतापुर में मतदान चौथे चरण में 13 मई को होना है। नकुल दुबे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और सीतापुर में एक बार पुनः इस महासंग्राम में शामिल होने का मुझे अवसर दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस के परचम को लहराने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूं और आगामी 20 मई को होने वाले मतदान में कांग्रेस पार्टी का परचम निश्चित रूप से लहराएगा और एक सांसद सीतापुर लोकसभा से दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगा। कौशाम्बी के खोखराज से शराब के नशे में धुत एक स्कूली वैन चालक का आतंक सामने आया है। बताया जा रहा है कि केपीएस विद्यालय की वैन जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, उसके चालक ने पटरी किनारे खड़े 2 बच्चों समेत 3 लोगों को रौंद दिया। हालांकि वैन में बैठे बच्चे सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि स्कूली वैन बीजेपी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता की है, जो कौशाम्बी की चायल विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और वैन को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में शुरू कर दी है। बांदा में किसान की जमीन पर अवैध खनन का मामला सामने आया है, जहां अवैध खनन को लेकर किसान ने जिलाधिकारी दुर्गा शक्तिपाल से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि किसान की जमीन पर पट्टाधारक अवैध खनन करा रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित किसान ने पट्टाधारक के रूप में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये है कि हमारे यहाँ जो ग्राम सभा की जमीन पड़ी है 72/46 और हमारी भी ज़मीन है सियाराम करके और 10 वार्ड नाम से, तो उसमें जो है खदान के ठेकेदार द्वारा अवैध कब्जा करके उसमें अवैध खनन किया जा रहा है। हमारे रोकने पर हमें गाली गलौज भी किया गया है और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं ठेकेदार। तो उसमें हम जो है अभी जिलाधिकारी के पास आए थे, उनको एप्लीकेशन दिया है। उसमें हमने कहा है कि जो है उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए और हमें वहाँ पे, क्योंकि आगे चल के अगर ज़मीन की बालू उड़ गई हमारी तो वहाँ नदी वहीं से बहने लगेगी और नदी बहने की वजह से हमारी ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी और भूमि हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास उतनी ज़मीन है अभी। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।